स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग अपना हिस्ट्री का जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अगला टॉपिक हमारा है थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थानेश्वर है कहाँ पे। थानेश्वर पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, वहाँ पे पुष्यभूति वंश के शासकों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थानेश्वर की पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसके संस्थापक हैं पुष्यभूति। पुष्यभूति इस वंश के संस्थापक थे और इतना इंपॉर्टेंट इनसे कोई पॉइंट बनता नहीं है, तो इनके जो वंशज हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके वंशज जो थे प्रभाकर वर्धन इनके वंशज थे। ठीक, और प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी। ठीक है, और 3 संतानें थी। 3 संतानों में कौन कौन से थे? राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। इन्हीं तीनों के बारे में हमको इस वीडियो में पढ़ना है। बेसिकली जो हर्षवर्धन है उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, प्रभाकर वर्धन के बारे में बात करी जाए तो जो अवंती वर्मन थे, अवंती वर्मन के यहाँ पे ये क्या करते थे, ये सामंत थे। अवंती वर्मन के मंत्री या फिर सामंत थे। ठीक है, और जो अवंती वर्मन थे वो किस वंश से ताल्लुक रखते थे? वो मौखरी वंश के शासक थे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने एक मैप बनाया है, मैप में थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थानेश्वर इस तरफ हरियाणा की ओर पड़ रहा है। ठीक है, और जो मौखरी वंश है वो कन्नौज का जो एरिया है वहाँ पर मौखरी वंश, वहाँ पे कौन शासक थे? अवंती वर्मन शासक थे। ठीक है, अभी आगे चल करके देवगुप्त जो कि मालवा का शासक था, और बंगाल या फिर गौड़ नरेश, शशांक, इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग इसी वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर थानेश्वर की स्थिति देख सकते हैं आप लोग, और जो हमारा मौखरी वंश है जो कि कन्नौज में पड़ता है उसकी स्थिति आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं तो यहीं पर जो थानेश्वर के पुष्यभूति जो थे वो मौखरी वंश में सामंत या फिर मंत्री कह लीजिए, अवंती वर्मन के मंत्री थे। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन, और छोटे पुत्र का था नाम हर्षवर्धन, और पुत्री थी इनकी राजश्री। कहानी जो मेन कहानी शुरू होती है राजश्री की शादी से। अब जो राजश्री है, राजश्री की शादी जो होती है वो गृहवर्मन से होती है। अब ये गृहवर्मन कौन है? गृहवर्मन जो हैं ये मौखरी वंश के शासक रहते हैं। ठीक है, ये कौन है? अवंती वर्मन के पुत्र हैं। ठीक, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था जो अवंती वर्मन मौखरी वंश के यहाँ जहाँ पे ये काम करते थे, तो इन्हीं के पुत्र थे कौन? गृहवर्मन। उसी से किसकी शादी होती है? राजश्री की शादी होती है। ठीक, इतनी बातों के बाद हम लोग बात करते हैं जो अब यहाँ पर हमने मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक के बारे में चर्चा करी है। तो ये दोनों यहाँ पे कैसे आए, क्या रोल है इनका इस स्टोरी में, तो चलिए देखते हैं। जो शशांक है गौड़ नरेश बंगाल का शासक, और देवगुप्त मालवा का शासक, इन्होंने मिलकर क्या करी थी? गृहवर्मन की हत्या कर दी थी। गृहवर्मन जो राजश्री के पति थे उनकी हत्या कर दी, और हत्या के बाद क्या किया? राजश्री का अपहरण कर लिया। ठीक, राजश्री क्या थी? इनकी पत्नी थी ना, तो पहले तो इनको मारा गृहवर्मन को, देवगुप्त और शशांक ने मिल करके, फिर राजश्री को अगवा कर लिया। ठीक, तो ये जो स्टोरी है, स्टोरी का जो क्या कहते हैं हेडिंग कह सकते हैं आप, यही है। ठीक है, मेन पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। शशांक और देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या करी और क्या कहते हैं राजश्री का अपहरण कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के समय में हुनों का आक्रमण हुआ था। पीछे आने का मतलब हम लोग अभी राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के जो बेस है उसको इस्टेब्लिश करेंगे। तो प्रभाकर वर्धन के पुत्र कौन थे? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और इनके समय में हुनों का आक्रमण हुआ था। ठीक, और जब हुनों का आक्रमण हुआ था तो उसको दबाने के लिए, हुनों का आक्रमण को दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजा गया था। प्रभाकर वर्धन ने क्या कहा था कि राज्यवर्धन को भेजा था हुनों के आक्रमण को दबाने के लिए। ठीक है, और साथ में हर्षवर्धन भी जाते थे, हर्षवर्धन भी गए थे। हर्षवर्धन काफ़ी छोटे थे जब राज्यवर्धन और हुनों के बीच में युद्ध हो रहा था। तब हर्षवर्धन क्या कर रहे थे? ये शिकार खेल रहे थे, यानी इतने छोटे थे कि ये युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, हाँ, तो अभी यहाँ पे हुनों से युद्ध चल रहा है, राज्यवर्धन का, हर्षवर्धन अपना शिकार खेल रहे हैं। तो उसी समय क्या होती है ना, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। ये यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं और उधर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है, और इनकी माता जो यशोमती थी वो सती हो जाती हैं प्रभाकर वर्धन के साथ, यानी इनके माता और पिता दोनों का देहांत हो जाता है। ठीक है, और ये जो बात है ये बात हर्षवर्धन को बताई जाती है। हर्षवर्धन को कुरंगक दूत आकर के किसको बताता है? हर्षवर्धन को बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुरंगक दूत क्या करते हैं, ये आगे हर्षवर्धन को बताते हैं कि जो प्रभाकर वर्धन इनके पिता हैं वो और इनकी माता यशोमती दोनों का देहांत हो चुका है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। इतनी बातें हो गई। अब राज्यवर्धन क्या बन गए? राज्यवर्धन बन गए राजा। ठीक है, अच्छा, अब इसी समय क्या हुआ था? गृहवर्मन जो हमारे राजश्री के पति थे उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, और जो हमारी राजश्री हैं उनको अगवा कर लिया जाता है। तो उसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन क्या करते हैं? देवगुप्त को मारते हैं, जो मालवा का शासक था। देवगुप्त को पहले मारते हैं। कौन मारता है? राज्यवर्धन मारते हैं। ठीक है, और इस बात से जो हमारा शशांक है गौड़ नरेश, इसको बड़ा धक्का लगता है। अब ये क्या करता है? देवगुप्त का बदला लेने के लिए ये राज्यवर्धन को मार देता है।
यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, शशांक राज्यवर्धन की हत्या कर देता है देवगुप्त का बदला लेने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे राज्यवर्धन नहीं रहे, राज्यवर्धन नहीं रहे तो अगला राजा कौन बनेगा? अगला राजा बनता है हमारा हर्षवर्धन। ठीक है, तो राज्यवर्धन के मर जाने के कारण हर्षवर्धन अब गद्दी पर आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है मेन। अब हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो हर्षवर्धन का जन्म होता है 590 ईस्वी में, और ये गद्दी पे कब बैठते हैं? 606 ईस्वी में, यानी कि जब ये 16 वर्ष की आयु में थे, जब ये 16 साल के थे तब ये राजा बन गए थे, या तब ये गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है, इनकी माता का नाम यशोमती था, जो कि सती हो गई थी प्रभाकर वर्धन के साथ, और इनकी पत्नी का नाम था दुर्गावती, और इनके सेनापति थे सिंहनाथ। सिंहनाथ इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं की बदौलत, ये तो छोटे थे, तो सिंहनाथ के साथ मिलकर के इन्होंने राजश्री को बचाया और जो हमारा गौड़ नरेश शशांक था उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया सबसे पहले, तो किसने? हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया और राजश्री को बचाया। ठीक है, राजश्री को यहाँ पे बचाने का मतलब ये है, वो तो कैद में थी ही शशांक के। बचाने का मतलब यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं कि जब राजश्री शशांक के कैद में थी तो ये कैद से छूट करके, यानी कैद से भाग करके जंगल की ओर भाग जाती हैं। जंगल की ओर भाग जाती हैं, किस लिए भागते हैं? ये सती होने के लिए, जो हमारे इनके पति थे गृहवर्मन की याद में सती होने के लिए जंगल की ओर भागती हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है ना, दिवाकर मित्र एक बौद्ध भिक्षु रहता है, दिवाकर मित्र वो क्या करता है? राजश्री को बचाता है। ठीक है, या ये कह सकते हैं आप लोग, हर्षवर्धन ने राजश्री को किसकी मदद से बचाया? दिवाकर मित्र की मदद से। दिवाकर मित्र ने राजश्री को ढूंढा और हर्षवर्धन इनको अपने साथ लेकर गए। ठीक है, अच्छा, अपने साथ लेकर गए का क्या मतलब है? जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन और राजश्री, अब ये दोनों साथ साथ हैं, भाई बहन है अपना। ठीक है, हर्षवर्धन कहाँ के राजा बने थे? पुष्यभूति के। और राजश्री कहाँ के राजा की पत्नी थी? गृहवर्मन की पत्नी थी। गृहवर्मन कौन थे? ये थे कन्नौज के राजा। ठीक है, तो अब गृहवर्मन नहीं रहे, गृहवर्मन के जगह पे राजश्री बची, और राजश्री के साथ कौन है? हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन क्या करते हैं? हर्षवर्धन बैठते हैं कन्नौज की गद्दी पे। कन्नौज की गद्दी पे बैठते हैं किसके साथ? राजश्री के साथ। ठीक है, राजश्री और हर्षवर्धन कन्नौज की गद्दी पर बैठते हैं संयुक्त रूप से। अच्छा, तो ये यहाँ तक हम लोग इस तरीके से जो है हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से कहाँ पर आ गए? पुष्यभूति की गद्दी से उठ करके कहाँ पर आ गए? कन्नौज की गद्दी पर आ गए, कन्नौज के राजा बन गए, और राजश्री भी साथ में थी। ठीक है, अब हर्षवर्धन के बारे में बात करी जाए थोड़ी, तो हर्षवर्धन को साहित्य सम्राट के नाम से जाना जाता है, साहित्य का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, और ये जब कन्नौज में राजा बने थे तो राजधानी क्या थी? या फिर मगध नहीं, जब ये राजा बने थे तो राजधानी क्या थी? कानिकुब्ज। कानिकुब्ज कन्नौज का ही पुराना नाम है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हर्षवर्धन है, एक पॉइंट है यहाँ पर आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये पॉइंट संबंधित है आपका एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? एहोल अभिलेख हर्षवर्धन से संबंधित है। कैसे? अच्छा, जो एहोल अभिलेख है उसमें क्या बताया गया? उसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पे, उसका वर्णन किया गया है। एहोल अभिलेख में बेसिकली हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध के बारे में बताया गया है, और वो युद्ध कहाँ पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पे, और कब हुआ था? 618 AD में। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखनी है कि एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और हर्षवर्धन से संबंधित है। दोनों का युद्ध जो है 618 ईस्वी में जो हुआ था नर्मदा नदी के तट पे, उसका वर्णन किया गया है एहोल अभिलेख में। ठीक, और एहोल अभिलेख में कालिदास का भी वर्णन मिलता है, ये भी याद रखेंगे। एहोल अभिलेख में कालिदास का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं हर्षवर्धन के नाटक के बारे में। हर्षवर्धन साहित्य सम्राट कहा जाता था उनको। ठीक है, तो इनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं, जिसमें से नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नागानंद किसकी रचना है? हर्षवर्धन की। रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। ठीक है, लेकिन बहुत इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो रचनाएं हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये लिखी किसने थी? कवि धो ने। कवि धो या कवि धावक द्वारा लिखित हैं। ठीक है, ये मान्यता है कि माना जाता है, बहुत से लोग मानते हैं कि ये सारी नाटकों की जो रचनाकार हैं वो कवि धो हैं। लेकिन अगर से क्वेश्चन पूछता है कि नागानंद किसकी रचना है, फिर रत्नावली या फिर प्रियदर्शिका किसकी रचना है, तो हमको हर्षवर्धन पे टिक लगाना। ठीक है, और कवि ध्वय के बारे में पूछ लेते हैं, तो कवि ध्वय की रचना पवन दूत है, इनकी एक पुस्तक है पवन दूत। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग जान जाइए कि कवि ध्वय या फिर कवि धावक की रचना क्या है? पवन दूत। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हर्षवर्धन के दरबारी कवि। हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो नाटक है हमारा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा थी संस्कृत। ठीक है, यानी उस समय में संस्कृत भाषा का प्रचलन काफ़ी था। ठीक है, अब हर्षवर्धन के दरबारी कवि के बारे में बात करते हैं, तो बाण भट्ट, मयूर भट्ट और मातंग दिवाकर,
ठीक है। बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट की पुस्तक का नाम बात करिए तो कादम्बरी और हर्षचरित, ये बाणभट्ट की पुस्तक है। और हर्षचरित यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट बनता है इससे, और इसमें ये पॉइंट है कि इसको 8 भागों में, ये 8 भागों में विभाजित है, ये 8 भागों में लिखा गया है। ठीक है। जो जिसमें शुरू के 3 भाग और अंतिम के 5 भाग, इस 2 तरीके से बांटा गया है। जिसमें शुरू के 3 भाग जो है उसमें बाणभट्ट जो अपना उल्लेख करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, और अंतिम का जो 5 भाग है इसमें हर्ष के बारे में बताया है। किसने? बाणभट्ट ने। ठीक है। तो पहले जो दरबारी थे कौन है? दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी है? कादम्बरी और हर्षचरित, ये हमको याद रखना है। मयूर भट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? सूर्य शतक। और उस तरीके से मातंग दिवाकर है, मातंग दिवाकर या फिर इनको दिवाकर मित्र के नाम से भी जाना जाता है। ये किसकी रचना है? ये इनकी रचना क्या है? मयूर शतक। मातंग दिवाकर की रचना क्या नाम है? मयूर शतक। लेकिन मयूर भट्ट की रचना का नाम क्या है? सूर्य शतक। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो मयूर भट्ट की रचना मयूर शतक हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। हमको ये याद रखना है जो मयूर है इनकी रचना क्या है? सूर्य शतक है। और जो रचना मयूर शतक के नाम से है उनके रचनाकार कौन है? मातंग दिवाकर है। ठीक है। तो यहाँ से एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हर्ष का जन्म हुआ था 590 BC में, 90 AD में, यानी ईस्वी में हुआ था। कहाँ चला गया? हाँ, तो नाटक के बारे, हर्ष का जन्मदिन जो जन्म है वो 590 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। ठीक है। और ये 606 पे गद्दी में बैठे थे। ठीक, किसके साथ बैठे थे? ये अपनी बहन, जो इनकी बहन थी राजश्री, उनके साथ बैठे थे। ठीक है। और किस जगह की गद्दी बैठे थे, यानी कहाँ के राजा बने थे? ये कन्नौज के राजा बने थे। ठीक है। और इनके नाटक के बारे में बात करी जाए तो इनके नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका संस्कृत में लिखित हैं, संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है। और इन्होंने खुद लिखी है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और इनके दरबारी कवियों के बारे में बात करी जाए तो इनके दरबारी कवि में बाणभट्ट इंपॉर्टेंट है, मयूर शतक और मातंग दिवाकर। बाणभट्ट की रचना क्या क्या है? कादम्बरी और हर्षचरित। और मयूर भट्ट की बात करी जाए तो मयूर भट्ट ने सूर्य शतक लिखा है, और मातंग दिवाकर ने क्या लिखा है? मयूर शतक लिखा है। अच्छा, मातंग दिवाकर कौन है? दिवाकर मित्र है। दिवाकर मित्र के बारे में मैंने भी बताया। भी कौन थे ये? इन्होंने ही राजश्री को बचाया था। ठीक है। ये एक बौद्ध भिक्षु थे। इन्हीं की मदद से हर्षवर्धन ने राजश्री, जो उनकी बहन थी, उसको बचाया था। ठीक है। तो यहाँ पर वही दिवाकर मित्र की बात हो रही है। ठीक। अब आगे बात करते हैं। तो हर्षवर्धन के समय में हेनसांग आया था, चीन से ही आया था। ठीक है। इससे पहले कौन आया था चीनी यात्री? सबसे पहले चीनी यात्री आए थे फाहियान के बाद दूसरे चीनी यात्री कौन है? हिनसांग। जो हिनसांग है वो 630 से ईस्वी में आया था और 645 में वापस गया था। ये भारत में टोटल 15 वर्ष रुका था। ठीक है। अब ये 15 वर्ष में ये जो शुरू का 18 महीना था वो कहाँ पे था? इसने शुरू के 18 महीने कहाँ बिताया? नालंदा विश्वविद्यालय में बिताया। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में किस लिए आया था? ये जो बौद्ध धर्म में महायान शाखा थी उसका अध्ययन करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में गया। ठीक है। अच्छा, जब ये नालंदा में गया था तो उस समय नालंदा के कुलपति कौन थे? उस समय नालंदा के कुलपति थे शीलभद्र। ठीक है। और उस समय जो छात्र और शिक्षक थे, छात्र और शिक्षक का रेशियो कितना था? यानी कितने छात्र पर एक शिक्षक कार्य करते थे? वो थे 5 छात्र थे तो एक शिक्षक उनको पढ़ाता था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो था वो 5:1 था। इसका मतलब यही है कि 5 बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, उनको एक शिक्षक पढ़ा रहा है। ठीक। तो ये थोड़ा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी हो गई। बात करते हैं हिनसांग के बारे में। तो ये हर्षवर्धन के काल में ही आया था। हर्षवर्धन का जो काल था वो 606 से 647 का था, और ये 630 में आया था। ठीक है। और इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार यानी कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहा जाता है? वो हिनसांग को कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी इंपॉर्टेंट हैं, शाक्य मुनि और त्सांग। शाक्य मुनि और त्सांग किसका नाम है? ये हिनसांग का नाम है। ठीक है। और 15 वर्ष भारत में बता ही चुका हूँ। और शुरू के 18 महीने नालंदा में रहा था। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे हम लोग तो हिनसांग के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो पुस्तक जो है हिनसांग की वो क्या थी? CU की। हिनसांग की पुस्तक का नाम क्या था? CU की। और हमने फाहियान के बारे में भी डिस्कस किया था, फाहियान की पुस्तक। तो चलिए थोड़ा इन दोनों के बारे में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिनसांग और फाहियान। तो बात करिए पहले फाहियान के बारे में। तो सबसे पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान था। इनकी बुक का नाम क्या था? फाक्यो की। ठीक है। और ये आए कब थे? फाहियान ये 399 AD से 444 AD तक ये भारत में रहे, और ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। ठीक है। चंद्रगुप्त का शासनकाल 380 से 414 तक था। हिनसांग की बात करिए तो हिनसांग जो है वो 630 से 645 तक भारत में रहा, और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? CU की। फाक्यो की, फाहियान का, CU की, हिनसांग का, और हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था। ठीक है। अच्छा, अभी इसकी पुस्तक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इनकी पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हिनसांग है उनकी पुस्तक। तो इनकी CU में क्या क्या वर्णन है? CU में सबसे पहले तो इन्होंने अपनी यात्रा के बारे में, हिनसांग की जो यात्रा है उसके बारे में वर्णन किया है। और हिनसांग ने CU में क्या बताया? जो कन्नौज था उसको व्यापार का केंद्र बताया है। कन्नौज को व्यापार का केंद्र बताया है, और कांची को दक्षिण में केंद्र बताया है। दक्षिण व्यापार का केंद्र कांची में बताया है। और हर्ष की जो सेना थी, हर्ष की सेना को चतुरंगिणी सेना के नाम से
या फिर चतुरंगिणी सेना बताया, जिसमें हाथी प्रमुख थे, ठीक है। हर्ष की जो हाथियों की सेना थी उसका नाम क्या था, चतुरंगिणी सेना। और एक हिंसांग ने बताया है अपनी पुस्तक CU की में, ठीक है। और अपनी पुस्तक में हर्ष को ही उसने क्या कहा था, शिलादित्य नाम दिया था, ठीक है। और इसी पुस्तक में अश्व सेना का जो सेनापति था, अश्व सेना के सेनापति को कुंतल कहा जाता था, ये बताया है। CU की में ये भी वर्णन है कि जो हर्षवर्धन के काल में अश्व सेना थी, घोड़ों की सेना, उसका जो सेनापति था वो कौन था, कुंतल, ठीक है। और हाथियों की सेना का जो सेनापति था उसको कुटक कहते थे और अश्व सेना के सेनापति को कुंतल कहते थे। आगे देखा जाए तो हर्ष के कार्य के बारे में, तो हर्ष के जो कार्य थे, सबसे पहला तो ये महामोक्ष परिषद के बारे में बात कर लेते हैं। और कुंभ मेला, जो महामोक्ष परिषद था ये, इसका आयोजन हर 5 वर्ष में हर्षवर्धन करते थे। इसमें करते क्या थे, इसमें राजा की आय जो है वो, राजा की जो आय थी वो प्रजा में बांटने का काम करते थे, ठीक है। तो ये महामोक्ष परिषद का छोटा सा एक तरीके से जानकारी उसके बारे में। और इसके महामोक्ष परिषद के लिए 2 महासम्मेलन किए गए थे, पहला प्रयाग में और दूसरा कन्नौज में। प्रयाग और कन्नौज 2 जगह पर सम्मेलन किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं, हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेला आयोजित कराया था, ठीक है। कुंभ मेले की बात करी जाए तो कुंभ मेला किसने आयोजित कराया था, हर्षवर्धन ने। कितने जगहों पर, 4 जगहों पर आयोजित कराया था। तो यहाँ पे आप लोग कुंभ देख सकते हैं, कुंभ 4 जगहों पर आयोजन किया जाता था। प्रयागराज यूपी में, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उज्जैन MP में है, और ये शायद क्षिप्रा नदी के किनारे, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे ही। और प्रयागराज की बात करते हैं, गंगा यमुना का जो संगम स्थल है, गंगा और यमुना का जो संगम स्थल है वहाँ पर कुंभ लगता है। नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे जो कुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार में बात करिए तो हरिद्वार जो है गंगा नदी के तट पर इस कुंभ का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा जो हर्षवर्धन के कार्य हैं। सबसे पहला महामोक्ष परिषद, दूसरा जो है कुंभ मेले का आयोजन, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन ही कराते थे। अब आगे बात करते हैं हर्षवर्धन के पुत्र के बारे में। उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद करने के लिए हम लोग याद कर लेंगे। हर्षवर्धन के 2 पुत्र जो वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन थे, ठीक है। इससे ज़्यादा जितना मैंने बताया है इस वीडियो में, इससे ज़्यादा जो हमारा पुष्यभूति वंश है उसके बारे में, उससे अधिक कुछ पूछने वाला नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे सारे के सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। हाँ, तो इस वीडियो में हर्षवर्धन का जो काल है वो कंप्लीट हो गया हम लोग का, और ये वीडियो भी अभी कंप्लीट हो जाती है हमारी। और यहाँ से हम लोग का जो एंशिएंट हिस्ट्री है, यानी जो प्राचीन इतिहास है, अगर से जो दक्षिण के राजाओं को छोड़ दिया जाए तो प्राचीन इतिहास हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जो सीरीज़ है हमारे इतिहास की, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री वो इस वीडियो तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जितने भी हमारे मॉडरेट लेवल के एग्जाम होते हैं SSC के या फिर स्टेट लेवल के, तो उसमें इसके अतिरिक्त कहीं से कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा बचता है दक्षिण के राजवंश, उसके बारे में हम लोग किसी दूसरे दिन अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर से आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर आपको बेनिफिशियल या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, और जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।